Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पीएमडीसी ने अनाउंस की है उसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे और इस तब्दीली को जो कि एमडी कैट के अंदर आई है उसको हम एनालाइज करेंगे कि क्या उसकी अच्छाई होगी और किस तरीके से ये आपको टाइम दे सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है, इसलिए इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज को गौर से सुनना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें कि आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम की रजिस्ट्रेशन होगी, ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी पीएमडीसी ने अनाउंस कर रखी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले पीएमडीसी ने आज अभी थोड़ी देर पहले अपना सिलेबस जो 2025 का सिलेबस था उसको अनाउंस किया है। इससे पहले जो सिलेबस चलता था वो 2023 वाला सिलेबस ही 2024 के अंदर फॉलो हुआ था बिना किसी चेंजेस के। बट अभी इस वक्त पीएमडीसी ने ये अनाउंस किया है कि भाई हम एक नया सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और उस सिलेबस के मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई पीएमडीसी एग्जाम कब लेने जा रही है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो देखो याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्जाम है वो अक्टूबर के अंदर होगा। कब होगा भाई? अक्टूबर के अंदर होगा। अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर होने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंपॉर्टेंट सवाल जो था ना वो ये था कि आया एग्जाम नेशनल लेवल पे होगा, यानी कि पूरे मुल्क का एक पेपर बनेगा और वही पेपर जो है वो सबसे पूछा जा रहा होगा, या हर यूनिवर्सिटी का, हर प्रोविंस का अलग एक एमडी कैट का पेपर होगा। तो पीएमडीसी ने इसको भी क्लैरिफाई किया है और पीएमडीसी ने कहा है कि भाई हम एक 2000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और इस क्वेश्चन बैंक को चारों सूबों को दे देंगे। उनसे कहेंगे कि भाई इन 2000 क्वेश्चंस में से आप अपने एमडी कैट का पेपर बनाइए। यानी कि एक तरह से इस एमडी कैट के पेपर को बनाने की जिम्मेदारी पीएमडीसी के पास ही है। जस्ट प्रोविंसेस इस 2000 क्वेश्चंस को अपने सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के उससे 180 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या ये 2000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट को मिलेगा, जैसे पुराने 2021 के अंदर पीएमसी जब थी उस टाइम पे पीएमसी ने अपना प्रैक्टिस बैंक लॉन्च किया था जिसमें उसने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो बच्चों को दिए थे ताकि वो एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर हो जाए। क्या इस किस्म की कोई चीज होगी? फिलहाल इस किस्म की कोई चीज नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि 2000 क्वेश्चंस का जो बैंक बनाने की बात की गई है वो क्यों की गई है? क्योंकि लास्ट ईयर तक जो डिस्क्रिपेंसी आती थी कि भाई ये चीज हमारे सिलेबस के अंदर नहीं थी बट आ गई, तो इस चीज को खत्म करने के लिए पीएमडीसी ने ये काम किया कि 2000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बना दिया और अब वो बना रहे हैं और बना के तमाम सूबों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात हो गई जिसमें हमने डेट की बात कर ली कि आपका एग्जाम कब होने वाला है और पीएमडीसी किस तरीके से इसको एग्जाम लेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली रजिस्ट्रेशन ओपन होने के जो चांसेस हैं वो अगस्त के अंदर हैं। अगस्त के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, अगस्त या जुलाई के एंड वीक के अंदर, जुलाई या अगस्त के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही होगी। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो सिंपल है, आपका सीएनआईसी होगा और आपके पास आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जरूर होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, रिजल्ट अवेटिंग पे भी नॉर्मली बच्चे जो है वो अप्लाई कर देते हैं, बट ये सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट सीएनआईसी या बी फॉर्म, अगर कोई 18 साल से कम उम्र है तो बी फॉर्म जो होता है वो उसके पास होना लाजमी है ताकि वो अप्लाई कर सके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी जो आपने याद रखनी है कि भाई डेट क्या है और रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ये हमने बात कर ली इसकी। अब आज की जो अपडेट है उसके ऊपर बात करते हैं कि पीएमडीसी ने अभी थोड़ी देर पहले अपना 2025 का सिलेबस अनाउंस किया। इस सिलेबस के अंदर आपके पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग है, यानी कि सब्जेक्ट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, वही 5 सब्जेक्ट जो पहले थे वो अब भी हैं, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हो जाती है। अब आ जाते हैं हम
कुछ और चीजों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वाला जो पेज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहला जो चेंज आया है वो ये कि पहले हमारे पास एग्जाम के अंदर होते थे लास्ट ईयर तक 200 सवाल, और उन 200 सवालों के लिए आपको 3.5 घंटे का टाइम दिया जाता था। बट अब इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस करके 180 कर दिया गया, यानी कि 180 क्वेश्चंस आपके पास होंगे और 3 घंटे का टाइम होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट आपको हर एमसीक्यू के लिए मिलेगा। अब अगली चीज जो एक बहुत बड़ी न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा वो आ रही थी कि भाई एग्जाम जो है वो कंप्यूटराइज्ड होगा, तो फिलहाल पीएमडीसी ने उस बात को रद्द कर दिया है और एग्जाम उसी तरीके से पेपर बेस्ड मेथड पे, यानी कि एक ही दिन में तमाम स्टूडेंट्स का टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे पीएमडीसी ने एक और अनाउंस की है कि जो आपका एमबीबीएस है उसके लिए पासिंग मार्क्स से 55% और बीडीएस के लिए पासिंग मार्क्स से 50%। ठीक है, ये याद रखना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। पिछले कुछ अरसे से होती थी, 2018 से पहले या 2017 तक ये होती थी, बट अब ये नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। अब जो बहुत बड़ा चेंज आया ना उसको सुनना, ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज से फायदा बच्चों को बहुत ज्यादा होगा अगर बच्चे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाएं। देखो सबसे पहले अगर आप नोट करो तो 180 सवालात में से तकरीबन 81 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के थे। यानी कि पहले जब 200 सवाल होते थे तो आपके पास 68 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते थे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली पेपर का 34% सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता था? बायोलॉजी। पेपर का तकरीबन 45%, इमेजिन करो 45% का मतलब यह है कि तकरीबन आधा पेपर आपका बायोलॉजी से आने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी आसान होगी। भाई बायोलॉजी को हल्का नहीं लेना, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, बायोलॉजी को हल्का नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा काम होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने, और अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। रट्टे बेस्ड चीजों को निकाल के उन्होंने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो पेपर का आधा, तकरीबन पेपर का आधा जो परसेंटेज है वो किसका है? सिर्फ अकेले बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आपने बायोलॉजी के ऊपर इतना अच्छा फोकस रखना है। पहले केमिस्ट्री में आपके पास आते थे 200 में से 54 क्वेश्चंस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपका 27% जो है पेपर का वो केमिस्ट्री होती थी। अब इसको डिक्रीज करके सिर्फ 25% कर दिया गया, यानी कि 2% पेपर में जो वेटेज था केमिस्ट्री का वो कम। इसी तरीके से पहले फिजिक्स के अंदर आते थे, ये बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए, जो बच्चे फिजिक्स से भागते थे ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, जो उनको फिजिक्स से डर लगता था कि भाई ये फिजिक्स क्या चीज है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो गई उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स से डरते थे या जिनको फिजिक्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिजिक्स की वजह से मार खा जाते थे और उनकी बायोलॉजी अच्छी होती थी। ये उनके लिए एक अच्छी चीज है। और ये अच्छी चीज क्या है कि भाई आपका पहले एग्जाम के अंदर 27% ही, यानी कि 54 क्वेश्चंस ही आपके फिजिक्स के होते थे। ये 27% से सिर्फ 20%, यानी कि 36 क्वेश्चंस कर दिए गए। ये हो गया। अब आ जाओ इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर आपके पास पहले होते थे तकरीबन 18 क्वेश्चंस, अब इन्हें आधा करके सिर्फ 9 कर दिया गया। लॉजिकल रीजनिंग में पहले होते थे 6 क्वेश्चंस, अब यहां पे थोड़ा सा बढ़ा के इन्होंने इसको 9 कर दिया। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो परसेंटेज के ऊपर बात आ गई कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी को सबसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, कैसे करना है अभी हम बात भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहां देखो डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त चीज यहां पे कर दी है कि पहले डिफिकल्टी लेवल में 20% इजी क्वेश्चंस आते थे और 20% ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे और तकरीबन 60% आपके मॉडरेट क्वेश्चंस होते थे। बट अब इन्होंने इजी क्वेश्चंस को डिक्रीज करके 15% कर दिए, यानी कि पूरे पेपर का 15%, यानी कि हर सब्जेक्ट में 15% जो है वो इजी सवाल होंगे। इजी सवाल मतलब बहुत इजी होंगे जो आप देख के पता लगा सकते हो। ठीक है। और तकरीबन 70% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मॉडरेट होंगे, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चंस की परसेंटेज को बढ़ाया है। इसी तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की परसेंटेज को भी कम किया है, 15% कर दिया, पहले ये 20% थी। तो अगर आप नोट करो तो बहुत बड़ा चेंज है एग्जाम के पैटर्न के अंदर और एग्जाम के मार्क्स के अंदर, क्योंकि अब ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं आपकी बायोलॉजी के हवाले से। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया वेटेज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और डिफिकल्टी लेवल के बारे में।
ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पेपर होगा उसमें 70% जो है वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेटली, और 30% एप्लीकेशन लेवल होंगे। बट आपने बस ये इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट को याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं बायोलॉजी के असल कंटेंट के ऊपर, कि पहले आपके पास बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे, और अब बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स डाले गए या कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव किए गए या किन टॉपिक्स का इजाफा हुआ या किन टॉपिक्स का इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पहले ये बायोडाइवर्सिटी के नाम से था, बायोडाइवर्सिटी, ए सेल्यूलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, इन तीनों नामों से था। अब यहाँ पे ए सेल्यूलर लाइफ के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सेल्यूलर लाइफ तो है, इसका मतलब है वायरसेस वाला चैप्टर एग्जैक्टली सेम तरीके से मौजूद है। सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करते हैं, कौन से चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाए, कौन से चैप्टर रिमूव किए हैं। अगर आप देखो तो पहले भी बायो एनर्जेटिक्स था, अब भी बायो एनर्जेटिक्स अपने तरीके से मौजूद है। टॉपिक्स पे अभी हम बात करेंगे, बट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अपनी जगह था, अभी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अपनी जगह ही है। इसी तरीके से पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अपनी जगह था, आज भी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अपनी जगह है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अपनी जगह था, आज भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अपनी जगह मौजूद है। इसी तरीके से पहले एंजाइम था, अब भी एंजाइम है, पहले इवोल्यूशन था, अब भी इवोल्यूशन है, और पहले रिप्रोडक्शन था, अब भी रिप्रोडक्शन है, सपोर्टेड मूवमेंट भी है जो पहले भी था, ठीक है। उसके अलावा वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, जिसे आप इनहेरिटेंस के नाम से भी लिख सकते हो, वो भी था, तो वो भी है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स तो हैं। अब पहले एक पोर्शन होता था लाइफ प्रोसेसेस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के नाम से। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या होता था, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे, आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते थे, उसके अलावा आप गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ते थे, इम्यूनिटी पढ़ते थे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते थे। अब इन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर को दे दिया है, और सर्कुलेशन भी मौजूद है, इम्यूनिटी भी मौजूद है, रेस्पिरेशन भी मौजूद है, यानी कि तीनों चीजें मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने ड्राफ्ट सिलेबस के अंदर नहीं दी थी वो था डाइजेशन चैप्टर। डाइजेशन चैप्टर आपका सिलेबस के जो ड्राफ्ट सिलेबस था पिछले सालों तक तो था, बट अभी जो ड्राफ्ट सिलेबस आया था उसके अंदर इन्होंने नहीं दिया था, बट ड्राफ्ट सिलेबस के बरअक्स यहाँ पे इन्होंने डाइजेशन चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अच्छा, अब कौन सा चैप्टर नहीं है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स नहीं है, यानी कि जो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम था रट्टा बेस्ड चैप्टर, जिसके अंदर आपको फाइलम याद करने थे, क्लासेस याद करनी थी, एग्जाम्पल्स याद करनी थी, 10 चीजें आपको याद करनी पड़ती थी, पूरा पूरा चार्ट रटना पड़ता था, वो आपकी जिंदगी से निकाल दिया गया है, उससे सवाल नहीं आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ए लेवल्स के अंदर होते हैं। ए लेवल्स के अंदर भी ये चैप्टर नहीं है, इसी तरीके से आपका इंटर के अंदर भी चैप्टर नहीं है। इंटर के अंदर तो है बेसिकली है, अब एमडी कैट के अंदर नहीं है। तो ए लेवल्स के अंदर भी आप ये नहीं पढ़ते थे, और अब एमडी कैट के अंदर भी ये चैप्टर नहीं है। ये सबसे अच्छी खबर है क्योंकि ये रट्टा बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें एग्जैक्टली अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चैप्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो है होम्योस्टैसिस, जो कि पहले नहीं था, मतलब इनिशियली था बट फिर इसको रिमूव कर दिया गया था। होम्योस्टैसिस और बायोटेक्नोलॉजी, तो होम्योस्टैसिस और बायोटेक्नोलॉजी नया चैप्टर है, सही है। बायोटेक्नोलॉजी और होम्योस्टैसिस एग्जैक्टली सेम मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लो कि कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं, ठीक है भाई। चलो, अब अगर आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप टॉपिक्स की बात करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो यहाँ पे ए सेलुलर लाइफ है, बायो एनर्जेटिक्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, एंजाइम्स है, इवोल्यूशन है, रिप्रोडक्शन है, सपोर्टेड मूवमेंट है, इसी तरीके से इनहेरिटेंस है, सर्कुलेशन है, इम्यूनिटी है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, होम्योस्टैसिस है, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पे प्रोकैरियोट का भी चैप्टर मौजूद नहीं है, यानी कि प्रोकैरियोट का भी चैप्टर इन्होंने निकाल दिया। अब देखते हैं कहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस तो नहीं कर दिया किसी टॉपिक के अंदर, बहरहाल ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आ जाओ टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करते हैं, कौन से टॉपिक्स पहले थे, अब हैं, और कौन से टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो वायरसेस के अंदर इन्होंने पहले जो टॉपिक्स थे वो हमारे पास थे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो देखो, वायरसेस की क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली यहाँ पे भी मौजूद है। पहले हमारे पास था डिस्कवरी ऑफ वायरस, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ वायरस और क्लासिफिकेशन साथ साथ आपने पढ़नी है। तो अगर यहाँ पे डिस्कवरी नहीं भी लिखा ना, तब भी आपने डिस्कवरी को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है, सही है। जब भी आपने लाजमी तौर पे डिस्कवरी को प्रिपेयर करना है। उसके अलावा फिर हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस लिखा हुआ है, देखो
स्ट्रक्चर पढ़ोगे तभी तो क्लासिफाई करोगे, तो स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, सही है, याद रखना। उसके अलावा वायरल डिजीज थे। वायरल डिजीज कौन से थे भाई? सिम्टम्स आपने बताने थे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉज ऑफ वायरल डिजीज, ये सारी चीजें थी। एड्स और HIV का इन्फेक्शन अपनी जगह मौजूद है, तो ये आपने बिल्कुल प्रिपेयर करना है। अब आ जाओ, यानी कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब आ जाओ बायो एनर्जेटिक्स के ऊपर। बायो एनर्जेटिक्स में मेजरली दो ही पार्ट्स होते हैं इस चैप्टर के, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला। तो सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे इन्होंने की है वो फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है, कि फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस इन्होंने रिमूव कर दिया। ड्राफ्ट सिलेबस के अंदर इन्होंने फोटोसिंथेसिस दिया था और रेस्पिरेशन नहीं दिया था, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो यहाँ पे आपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़नी है। और अगर आप नोट करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सेल्यूलर आउटलाइन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कोरिलेट विद दैट ऑफ ग्लूकोज। जब तक ग्लूकोज की नहीं पढ़ोगे तो प्रोटीन और फैट की कैसे पढ़ोगे? तो ये आपने रेस्पिरेशन वाले पार्ट को पूरा कवर करना है, फोटोसिंथेसिस आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। तो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो बहुत बड़ा चेंज है वो क्या है कि आपका फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट रिमूव हो गया है। अब आ जाओ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के ऊपर। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या था? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बेसिक्स थी। तो देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बेसिक्स मौजूद है, क्लासिफिकेशन करनी है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस करनी है। इसी तरीके से वाटर था हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, लिपिड था, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद थी। तो ये तो पहले की तरह आज भी मौजूद है, ये आपने पूरा करना है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल थे, वो भी आपने करने हैं। अब यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है यहाँ पे RNA और DNA। तो तकरीबन इन्होंने पूरा ही न्यूक्लिक एसिड वाले पार्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो अब आपने पूरा न्यूक्लिक एसिड करना है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपने क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे मौजूद है RNA। तो RNA का स्ट्रक्चर, RNA का फंक्शन लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से DNA के अंदर DNA का स्ट्रक्चर। तो ये मत समझना कि अगर इस DNA के स्ट्रक्चर से सवाल आते हैं तो ये क्रोमोसोम एंड DNA के चैप्टर से सवाल है, नहीं भाई, ये आपने यहीं पे कवर करना है। DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लाजमी तौर पे यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये सब आपने यहाँ पे कवर अप करना है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है, यानी कि पूरा चैप्टर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि न्यूक्लिक एसिड का पूरा टॉपिक आपने पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो अब हमारे पास जो चौथा चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहले भी था, अब भी है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर आपने एनिमल और प्लांट सेल के एनिमल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करना है, पहले भी था, अब भी है। इसी तरीके से आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट करना है, पहले भी था, अब भी है। तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स करना है। भाई यहाँ पे अगर 3-4 इन्होंने लिखे हुए हैं तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने तमाम करने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील का नाम लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ नोट करो तो इन्होंने क्रोमोसोम एंड DNA वाले जो चैप्टर है ना, उसको इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाया। कैसे? देखो DNA वाला पार्ट तो यहाँ डाल दिया, क्रोमोसोम वाला पार्ट इन्होंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर डाल दिया। इमेजिन दिस इज समथिंग जो आपने प्रिपेयर करनी है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की केमिकल कॉम्पोजिशन और क्रोमोसोम का फंक्शन, ये आपने प्रिपेयर करना है। अब इसको अगर इससे सवाल आ जाए तो डोंट से कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे। तो इसके बाद अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। वैसे आपको डिफरेंट किताबों के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के नाम से ये चैप्टर मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट इन्होंने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले पूरे पार्ट को रिमूव कर दिया, यानी कि जो आपका हार्मोन वाला पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि आप जिस चीज के लिए एग्जाम दे रहे हो उस चीज के अंदर, यानी कि आप MBBS के अंदर हार्मोन्स पढ़ते हो, तो पता नहीं है किस लॉजिक के तहत इन्होंने फिलहाल रिमूव किया, बट स्टिल इन्होंने रिमूव कर दिया। बट मैं आपको मशवरा दूंगा, लाजमी तौर पे प्रिपेयर करो, लाजमी तौर पे उसे कवर अप करना। अब आ जाते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो इन्होंने रिसेप्टर वाला पार्ट रखा है। रिसेप्टर के अंदर आपने रिसेप्टर पढ़ना है, रिसेप्टर की टाइप्स पढ़नी है, रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये सारी चीजें आपने लाजमी कवर अप करनी है। उसके अलावा यहाँ पे न्यूरॉन्स वाला पार्ट, न्यूरॉन्स वाले पार्ट में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की टाइप्स लाजमी करनी है। यहाँ पे अगर नहीं लिखी तो फिर भी करनी है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की टाइप्स, ठीक है, ये सारी करनी है। इसी तरीके से नर्व इंपल्स का पूरा टॉपिक, नर्व इंपल्स का पूरा टॉपिक लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। साइनैप्स वाला भी टॉपिक लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना। मैं ये आपको मशवरा दूंगा, नर्व इंपल्स, साइनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारी चीजें लाजमी तौर पे पढ़नी है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, अक्सर टीचर्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस पढ़ाते ही नहीं थे, मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक पढ़ा के चले जाते थे। बट बाकी रिफ्लेक्सेस की क्लासिफिकेशन भी आपने लाजमी तौर पे कवर अप करनी है,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। सही है, ब्रेन का पूरा पार्ट यहाँ पे मौजूद है, बट इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पूरा करो, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को एटलीस्ट जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, पूरा प्रिपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस है, पहले जो चेंजेस थे और अब जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिए। फिर हमारे पास जो छठा चैप्टर था, दैट इज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जो पहले था अब नहीं है। तो छठे चैप्टर में आपके पास क्या आ गया, एंजाइम्स आ गया। एंजाइम्स आपने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर्स, इनहिबिटर्स, सारी चीजें पढ़नी है भाई। इनहिबिटर के अंदर आपको कॉम्पिटेटिव भी आना चाहिए, नॉन कॉम्पिटेटिव भी, अनकॉम्पिटेटिव भी, फैक्टर्स भी आने चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि पूरा चैप्टर आपने ऐसे ही कवर करना है जैसे आप पहले करते थे, पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो एवोल्यूशन, पहले भी था अब भी है। एवोल्यूशन के अंदर एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी तरीके से लमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सारा करना है। पहले न्यू डार्विनिज्म था, अब उन्होंने न्यू डार्विनिज्म को रिमूव कर दिया, बट मैं मशवरा दूंगा न्यू डार्विनिज्म कर लो, एग्जाम में काम आ सकता है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन भी करना लाजमी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाओ, एवोल्यूशन तकरीबन पूरा करना है। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी हार्मोनल रेगुलेशन, उनके फंक्शंस, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सारी चीजें कवर करनी है। यहाँ पे अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसके स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis या ये वाली चीजें नहीं पढ़नी है, पढ़नी है भाई। इसी तरीके से पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हार्मोन सारे कवर करने, एसटीडीज, तमाम एसटीडीज जो मेजर एसटीडीज हैं उनको कवर करना है। मैं आपको मशवरा ये दूंगा, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन बढ़ चुका है, तो कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करना, चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना, आपके लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप अपने लेवल का कोई भी एग्जाम दो तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चाहिए, अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, यानी कि रिप्रोडक्शन पूरा करना है। अब आ जाओ अगले चैप्टर के ऊपर, वो है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। प्रोकैरियोट जा चुका है, सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर आपने प्रिपेयर करना है कार्टिलेज, मसल, बोन, इसी तरीके से कार्टिलेज और बोन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनके फंक्शन। बट मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ह्यूमन स्केलेटन वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है, अच्छे से कवर कर लेना। लिखा हुआ है तो कवर करना पड़ेगा। पूरा मसल वाला पार्ट, ठीक है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, और पूरा स्केलेटल मसल वाला पार्ट अच्छे से कवर करना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये सारी चीजें कवर करनी है। इसी तरीके से जॉइंट्स वाला पूरा पार्ट, अर्थराइटिस, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। मैं आपको मशवरा ये दूंगा, ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लो, सही है। फिर आ जाओ अगले चैप्टर के ऊपर, जो है हमारे पास इनहेरिटेंस, यानी कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो मेंडल के सारे लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है, इसी के अंदर एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी आ जाते हैं, तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी आपने लाजमी कवर करना है, ठीक है, लाजमी कवर करना है। अब इसके अंदर अक्सर एग्जाम के अंदर आप जो है वो एक चीज छोड़ के चले जाते हो, पहले तक छोड़ के चले जाते थे, बट अब लाजमी करना जो आपके पास लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन, ये अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये मेंडल लॉज के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर सब कुछ आता है, मल्टीपल एलील, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का पूरा टॉपिक करना है। इसी तरीके से हमारे पास एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस जो पूरी है उसको कवर अप करना है, और खास तौर पे यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस मत भूलना। पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। अब आ जाओ सर्कुलेशन के ऊपर। सर्कुलेशन के अंदर आपके पास ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के कार्डियक साइकिल फेजेस, ये सारी चीजें, पूरा ब्लड वेजल वाला पार्ट। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि एक दफा ब्लड वाला पार्ट भी जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर भले से यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट सर्कुलेशन के अंदर वो हो सकता है कि आपसे पूछ ले, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, सर्कुलेशन के अंदर ब्लड नहीं पढ़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम वाला पूरा पार्ट आपने कवर करना है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर तकरीबन आपने करना होगा। इम्यूनिटी के अंदर मैं आपको यही कहूंगा, ये पूरा चैप्टर करो, इसमें से कुछ भी ना छोड़ो। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के नाम से लिखा हुआ है, बट मैं कहूंगा आप पूरा चैप्टर करो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा करो, ठीक है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे जो आपका मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज है वो, इसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे, तो वो भी आपने कवर करना है लाजमी तौर पर, ठीक है। ये हो गया। डाइजेशन अगेन आपने पूरा करना है, तो डाइजेशन पूरा हो गया। होम्योस्टेसिस, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस के अंदर
अब इन्होंने क्या इंक्लूड किया, देखो ये नया चैप्टर है, इन्होंने यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा वही ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि पूरा यूरिन फॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो आ गया। इसी तरीके से किडनी वाला टॉपिक आ गया। इसी तरीके से आपका कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आ गया। यानी कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ये कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करो, ये कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करो, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पहले ये नहीं था, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं था, बट अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि पीएमडीसी ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन वाला पूरा पार्ट है, एक्सक्रीशन वाला पूरा पार्ट है, यानी कि ये पूरा चैप्टर आपने कवर करना है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पहले इन्होंने रिमूव कर दिया था, बट अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पूरा बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, बट मैं आपको कहूँगा पूरी तरीके से कवर करूँ। तो जो चेंजेस आए, जो चैप्टर इन्होंने माइनस किए हैं वो दो चैप्टर्स हैं। एक तो किंगडम एनिमेलिया, आई डोंट नो व्हाई, बट इन्होंने जो प्रोकैरियोट रिमूव किया है उसका कोई तुक नहीं बनता था, बट चलो किंगडम एनिमेलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स जो है वो रिमूव हो गया है। इसी तरीके से जो दूसरी चीज यहाँ पे रिमूव हुई है वो है हमारे पास प्रोकैरियोट, और दो ही इन्होंने चैप्टर इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। एक है आपके पास होम्योस्टेसिस, एक है आपके पास होम्योस्टेसिस के अलावा एक जो आपके पास मौजूद है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो ये बायोलॉजी के अंदर मेजर मेजर चेंजेस आए जो आपने याद रखने हैं। इसी तरीके से कुछ चेंजेस जो है वो आपके फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी आया। मैं बस थॉरली इसको डिस्कस कर लेता हूँ। पहले भी आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था, अब भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले भी था, अब भी है। गैसेस पहले भी था, अब भी है। इसी तरीके से सॉलिड वाला पार्ट पहले भी था, अब भी है। इन्होंने अब लिक्विड जो है वो यहाँ पे शायद लिखना भूल गए, लिक्विड अब भी है, ये लिक्विड वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो ये लिक्विड वाला पार्ट भी है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम ये है, रिएक्शन काइनेटिक्स ये भी है, पहले भी था अब भी है। थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट ये भी था अब भी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एसएनपी ब्लॉक पहले भी था अब भी है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टॉपिक मौजूद है। इसी तरीके से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये सारी चीजें, पूरा हाइड्रोकार्बन आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक, अल्कोहल फिनोल वाला टॉपिक, एल्डिहाइड कीटोन वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैक्रोमोलिक्यूल वाला टॉपिक। और एक चैप्टर जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया ना इन्होंने, वो है पूरा चैप्टर, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ठीक है, सेम फिजिक्स की भी चीज है, तो ये आप आराम से जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सिलेबस का लिंक में मिल जाएगा, और आपको ये डिटेल में जो एनालिसिस मैंने आपको किया ये भी आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो हमने बात कर ली डेट की, हमने बात कर ली सिलेबस अपडेट की, पैटर्न की, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंज आया है उसकी बात कर ली, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगी, इन सारी चीज़ों की हमने बात कर ली। तो एक बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपने जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपने तमाम बोर्ड्स को ज़रूर देखना है, कि तमाम बोर्ड्स को लेते हुए और तमाम बोर्ड्स को अपनी पढ़ाई के अंदर कंबाइन करते हुए पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के जो सवालात हैं वो पीएमडीसी ही बना रही है। तो ये अपने जहन में आपने क्लियर रखना है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस अपडेट। और आज की जो पीएमडीसी की अपडेट थी वो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह पीएमडीसी अगर किसी और अपडेट को इंट्रोड्यूस करवाती है तो इस वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में।